हीर रांझा, ये नाम सुनते ही पंजाब की मिट्टी और एक अधूरी प्रेम कहानी की याद आती है ना? सदियों से हम सब ने इसे एक दुखद प्रेम कहानी के रूप में ही सुना और समझा है। बस दो प्रेमी थे जिन्हें समाज ने एक नहीं होने दिया और आखिर में एक दुखद अंत हुआ। सीधी सादी कहानी लगती है। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ प्यार की ना हो? क्या हो अगर ये उससे कहीं ज्यादा गहरी हो? आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से। क्या ये असल में अपनी पहचान, अपने स्व को खोजने के संघर्ष की दास्तां है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही दो लोगों के मिलने से नहीं, बल्कि उनकी अंदर के स्व के जागने से होती है। ये एक ऐसा बुलावा था जो समाज की सारी परंपराओं से कहीं ऊपर था। कहानी का एक सिरा है धीदो रांझा, अपने भाइयों से बिल्कुल अलग। उसे जमीन जायदाद में नहीं, संगीत में सुकून मिलता है। अब अगर इसे साइकोलॉजी के लेंस से देखें तो रांझा असल में उस टिपिकल मर्द वाली सोच को चुनौती दे रहा है। वो सिर्फ एक प्रोवाइडर, एक कमाने वाला बनकर नहीं रहना चाहता। उसकी तलाश कुछ ज्यादा गहरी है, कुछ ज्यादा मीनिंगफुल है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, एनिमा और एनिमस का। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग कहते थे कि हर पुरुष के अंदर एक फेमिनिन साइड यानी एनिमा और हर महिला के अंदर एक मैस्कुलिन साइड यानी एनिमस होता है। और असली गहरा कनेक्शन तब बनता है जब किसी का एनिमा दूसरे के एनिमस को पहचान लेता है। और बस ठीक यही होता है हीर और रांझा के बीच। जब हीर पहली बार रांझा की बांसुरी सुनती है तो वो सिर्फ एक मीठी धुन नहीं होती, नहीं, वो असल में उसके अंदर के एनिमस के लिए एक पुकार होती है, रांझा के एनिमा की पुकार। ये एक इंस्टेंट कनेक्शन था, एक ऐसा कनेक्शन जो समाज के सारे कायदे कानूनों से बहुत ऊपर था। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ हीर और रांझा जो अपनी पहचान, अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है परिवार, समाज और परंपरा का भारी दबाव जो उन्हें झुकाकर अपने जैसा बनाना चाहता है। ये देखिए, दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ स्याल खानदान जिसके लिए गैरत यानी झूठी शान और कंट्रोल ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ हीर और रांझा जिनके लिए ऑथेंटिसिटी, सच्चा कनेक्शन और अपने स्व की यात्रा सबसे जरूरी है। ये सिर्फ दो इंसानों की नहीं, दो वैल्यू सिस्टम्स की सीधी टक्कर थी। और इस टकराव का जीता जागता चेहरा है हीर का चाचा कैदो। कहानी में तो वो विलेन है, पर साइकोलॉजी की भाषा में वो शैडो है। मतलब वो समाज की उन सारी दबी कुचली इच्छाओं और इनसिक्योरिटीज का आईना है जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता। असल में कैदो हीर से नफरत इसलिए करता है क्योंकि हीर वो सब करने की हिम्मत दिखा रही है जो कैदो खुद कभी नहीं कर पाया। जब हीर की जबरदस्ती शादी कर दी जाती है तो वो हार नहीं मानती, बल्कि वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल स्टैंड लेती है। वो उस शादी को मानने से ही इनकार कर देती है। इसका मतलब साफ है, समाज उसके जिस्म को तो कैद कर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा, उसका स्व, वो अब भी आजाद है। उसे कोई नहीं झुका सकता। अब जरा रांझा की तरफ लौटते हैं। हीर के दूर जाने के बाद रांझा की जिंदगी एक नया, बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। वो एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। वो जोगी बन जाता है, पर यह सिर्फ कपड़े बदलना या कान छिदवाना नहीं था। ये एक तरह की ईगो डेथ थी, यानी अपने अहंकार की मौत। हीर के काबिल बनने के लिए रांझा को रांझा होना छोड़ना पड़ा। अपनी जमींदारी, अपना रुतबा, अपना नाम, सब कुछ। समाज जिन चीजों को कीमत देता है उसे वो सब छोड़ना पड़ा, ताकि वो अपने असली स्व को, अपनी असलियत को पा सके। और जब ये नया रांझा, ये जोगी वापस लौटकर हीर से मिलता है, तब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहां परिवार अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल चाल चलता है। मनोविज्ञान में इसे लव बॉम्बिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही मैनिपुलेटिव टैक्टिक है जिसमें किसी पर बेहिसाब प्यार लुटाया जाता है, अपनापन दिखाया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसका भरोसा जीता जा सके और फिर उसे धोखा दिया जा सके। सियाल परिवार समझ चुका था कि वो हीर को तोड़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने उसे जोड़ने का नाटक किया। उन्होंने शादी के लिए हां कर दी। हीर को ये यकीन दिलाया कि आखिरकार उन्होंने उसे अपना लिया है। ये एक चाल था, और ये जाल हीर की उस एक कमजोरी पर फेंका गया था जो हर इंसान में होती है, परिवार से जुड़ने की चाह। और यहीं कहानी का सबसे दर्दनाक और सबसे गहरा सबक सामने आता है। परिवार का ये प्यार, ये अपनापन, सब एक भयानक साजिश का हिस्सा था।
शादी वाले दिन हीर का अपना परिवार उसे जहर दे देता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है डिवावरिंग पेरेंट का, यानी वो माँ बाप या परिवार जो अपने बच्चों को निगल जाता है। ये वही है। ये एक ऐसी सोच है जो अपने बच्चे को आज़ाद देखने से बेहतर उसे ख़त्म कर देना समझती है। सीधी सी बात है, जिस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे वो मिटा देते हैं। और जैसे ही ये खबर रांझा तक पहुंचती है, वो भी उसी पल दम तोड़ देता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। मनोवैज्ञानिक तौर पर यह दिखाता है कि हीर और रांझा अब दो नहीं बल्कि एक स्व बन चुके थे। उनकी पहचानें आपस में इतनी घुल-मिल गई थीं कि एक का खत्म होना दूसरे के वजूद का खत्म होना था। उनका स्व बटकर जी ही नहीं सकता था। तो कुल मिलाके हीर रांझा सिर्फ एक दुख भरी प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, ये उस समाज पर एक बहुत तीखा कमेंट है जो इंडिविजुअलिटी को अपनी पहचान बनाने की कोशिश को कुचल देता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे समाज गिल्ट, शर्म और जब उससे भी बात ना बने तो हिंसा का इस्तेमाल करता है ताकि सब एक लाइन में चलें, और जो भी अपनी असलियत की तलाश में निकलता है उसे सजा दी जाती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, हीर और रांझा की कहानी उस समाज की कहानी थी जो इंसान को दबाता था। सोचने वाली बात यह है कि आज की हमारी दुनिया में वो कौन से अनस्पोकन नियम हैं जो हम सब पर अपनी असली पहचान को छिपाकर कुछ और बनने का दबाव डालते हैं। इस पर सोचेगा जरूर।